दोस्तों, एक साइंटिस्ट होता है जो कई सालों से टाइम ट्रैवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। सालों की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और अब बारी आती है टेस्टिंग की। वो साइंटिस्ट टाइम मशीन में एंटर करता है और 50 साल आगे फ्यूचर में जाने के लिए कमांड सेट कर देता है और फॉर्चुनेटली मशीन सही से काम भी कर जाती है। साइंटिस्ट 50 साल आगे पहुंच जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है। बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स, फ्लाइंग कार्स, एआई रोबोट्स और एकदम अलग ही माहौल उसे वहां दिखाई पड़ता है। काफी देर तक इस नई दुनिया को निहारने के बाद साइंटिस्ट को फील होता है कि उसे भूख लगी हुई है। साइंटिस्ट को अपने घर में कोई खाना नहीं मिलता, इसलिए वो खाना खरीदने के लिए मार्केट जाता है। वो अपनी पॉकेट चेक करता है जिसमें 500 रुपए का नोट होता है। साइंटिस्ट सोचता है कि इसमें काफी खाने का सामान आ जाएगा और वो मार्केट की तरफ निकल जाता है। लेकिन हैरानी तो उसे तब होती है जब वो मार्केट में चीजों के दाम को देखता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक 70 ग्राम मैगी का पैकेट 469 रुपए का मिल रहा होता है। एक कोक की बोतल 3700 रुपए की मिल रही होती है। इवन एक टूथपेस्ट का प्राइस ही 2300 रुपए से ज्यादा का होता है। जी हाँ, वही टूथपेस्ट जो आज हम इजीली 40 से 50 रुपए की खरीद लेते हैं। अब दोस्तों, आप में से कई सारे लोग इसे नॉनसेंस कहानी समझ के इग्नोर कर देंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानो, ऐसा फ्यूचर में सच में होने वाला है। चीजों के प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि आज के इंसान को मामूली सी चीजें खरीदने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और ऐसा होगा इन्फ्लेशन यानी बढ़ती हुई महंगाई के कारण। दोस्तों, जैसे आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, वैसे ही अगर आज से 50 साल पहले किसी ने तब के लोगों को कहा होता कि फ्यूचर में 1 किलो गेहूं 25 का मिलेगा या चावल के दाम 50 रुपए से ऊपर रहेंगे, तो उसे भी पागल और बेवकूफी समझा जाता। लेकिन ऐसा हुआ। इन्फ्लेशन इज ट्रू, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पैसों की परचेजिंग पावर एयर बाय एयर डिक्रीज हुई है एंड ये आगे भी होती ही रहेगी। हम चाह के भी इसे रोक नहीं सकते। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि हम किसी तरीके से अपने पैसों पे एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सके। हिस्टोरिक डेटा को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 7% से बढ़ती है। तो हमें चाहिए होगा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे पैसों पे एटलीस्ट 7% से ज्यादा रिटर्न्स निकाल पाए। तो कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आप अपने फर्स्ट 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे जहां से आप करोड़पति बन सकते हो, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। सो दोस्तों, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। जी हाँ, सभी मिडिल क्लास का सबसे प्यारा और दुलारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसमें उनकी ऑलमोस्ट 80% या उससे ज्यादा वेल्थ सेव रहती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमेशा से ही हम मिडिल क्लास लोगों को ट्रेन किया गया है टू प्ले सेफ। पेरेंट्स हो या स्कूल टीचर, सभी ने सेफ्टी पे बहुत जोर दिया है। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने को कहा है ताकि हम एक अच्छी सिक्योर एंड सेफ जॉब पा सके। पैसों को सेव करना तो सिखाया, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करने से हमेशा मना किया। पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही रखो, रिस्क मत लो। चलो, वो तो अनजान थे क्योंकि उनको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट मालूम नहीं था। लेकिन अब आप तो जान गए हो कि सेविंग अकाउंट या घर पे कैश रखना इनफैक्ट ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पे सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट मिल पाता है, जो कि इन्फ्लेशन से काफी कम रहता है। सो हमारे पैसे रिस्क में है सेविंग अकाउंट में, और हमेशा वो कम होते ही रहेंगे। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ये मैं 30 साल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए, आपके 1000 रुपए की वैल्यू 30 साल सेविंग्स अकाउंट में रहने से इतनी रह जाएगी, यानी कि केवल 323 रुपए ही रह जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये सब जानने के बाद भी आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हो या फिर नहीं। दोस्तों, देन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड्स या फिर गोल्ड। इन तीनों ऑप्शन से आपको 5% से लेके 7 या 8% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। इन तीनों को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि इन सब से ऑलमोस्ट आपको सेम ही रिटर्न्स मिलेंगे। मार्जिनल सा डिफरेंस रहेगा सब में, इसलिए एक को हम दूसरे से बेहतर नहीं बता सकते। सो इनको आप एक ही कैटेगरी का समझिए। इनमें इन्वेस्ट करने से ना तो आपके पैसे बढ़ेंगे और ना ही कम होंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के बराबर के ही रिटर्न्स आपको देते हैं। तो अगर आपका गोल सिर्फ पैसों की वैल्यू को मेंटेन रखना है और कुछ टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाएं, इतने से ही आप सेटिस्फाइड हो, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इनसे कई बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं। और अब हम आगे उन्हीं की बात करेंगे। सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। म्यूचुअल फंड्स आपको इजीली 12 से 15% के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में निकाल के दे सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी को रिस्क से मत जोड़िएगा। वोलेटिलिटी का रिस्क सिर्फ तभी है जब आप डर के म्यूचुअल फंड्स को सेल कर दोगे। म्यूचुअल फंड्स को एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, जो कि आपके पैसों को इक्विटी एज वेल एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड चूज करते हो। एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको इजीली 15% के आसपास के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे देगा। तो अगर आप एसआईपी के अप्रोच से इनमें इन्वेस्ट करें तो आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही पाओगे, साथ ही अपने लिए वेल्थ भी बना सकते हो।
अगर आप 1000 रुपए की मंथली SIP लगाते हो फॉर 30 ईयर्स तो आपके पास आफ्टर 30 ईयर्स 70 लाख से ज्यादा का अमाउंट होगा। इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करोगे तब भी 40-50 लाख तो वैल्यू बनेगी ही एटलीस्ट। अब यहाँ आप मिस इंटरप्रेट ना कर लो, इसलिए आपको बता दूं कि पैसे तो आपके पास 70 लाख ही होंगे, लेकिन क्योंकि साथ में महंगाई भी बड़ी होगी इन 30 सालों में, तो आप 30 साल बाद 70 लाख से उतना कुछ खरीद पाओगे जितना आज आप 30, 40 या 50 लाख में खरीद पाते हो। यानी कि इन्फ्लेशन के कारण पैसों की परचेजिंग पावर कम होगी, ना कि आपके पॉकेट से पैसे ही कम हो जाएंगे। होपफुली आप अभी तक सब क्लियरली समझ रहे हो। अब साथ में ETFs की भी बात कर लेते हैं। तो ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जैसे स्टॉक्स होते हैं, और आप इन्हें स्टॉक्स की तरह ही जब चाहो खरीद बेच सकते हो। निफ्टी 20 एक ETF है जो कि निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को हूबहू मिमिक करता है, यानी कि जितने रिटर्न्स निफ्टी 50 देगा उतने ही रिटर्न्स निफ्टी 20 ETF भी देता है। और निफ्टी 20 ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई अलग से ब्रोकर के साथ अकाउंट भी ओपन नहीं करना पड़ता। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, आपको बस एक ही डीमैट अकाउंट लगेगा जिससे आप शेयर्स एज वेल एज ETFs दोनों को ही बाई या सेल इजीली कर पाओगे। एंड अगर आप चाहते हो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके चुटकियों में एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप SIP भी लगा सकते हो निफ्टी 20 में थ्रू एंजल वन ऐप। दोस्तों नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स। स्टॉक्स कितने रिटर्न्स दे सकते हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में से मोर देन 80% लोग स्टॉक्स की मेहरबानी से ही उस पोजीशन पर पहुंचे हैं। मेरी ये स्टेटमेंट कईयों को फोर्स लग सकती है, बिकॉज आप कहोगे कि इलॉन मस्क या फिर बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस ये सब तो बिजनेसमैन है, तो फिर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि ये सब लोग स्टॉक्स की वजह से अमीर बने हैं। तो दोस्तों आओ एक बार फैक्ट चेक कर लेते हैं। इलॉन मस्क का ही एग्जांपल लेते हैं। इलॉन मस्क की करंट नेटवर्थ है $144 बिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में $144 बिलियन है? नहीं दोस्तों, इलॉन मस्क की $144 बिलियन की नेटवर्थ उसकी कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स एटसेट्रा के शेयर्स के रूप में है, और ऐसे ही बाकी सभी अमीर लोगों की नेटवर्थ भी होती है। इसीलिए तो इलॉन मस्क रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में तब तक नहीं थे जब तक उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुई थी। नेटवर्थ वैल्यूएशंस की गेम है, ना कि आपने कितने पैसे कमाए वो कैलकुलेट होते हैं। खैर ये सब रिचेस्ट लोगों के सिर्फ एग्जांपल्स देना ही प्रैक्टिकल है, रियलिटी में इन जैसा बनना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है सब लोगों के लिए। लेकिन अगर कुछ प्रैक्टिकल और रियल है तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि हम अचीव कर सकते हैं थ्रू स्टॉक्स। स्टॉक्स हमेशा मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात चलती है। तो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से हम लॉन्ग टर्म में 25% प्लस के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन नहीं। तो ऐसे में अगर आप 1000 हर महीने इन्वेस्ट करोगे और 25% के रिटर्न्स जनरेट करोगे तो आफ्टर 30 ईयर्स आपके पास 8 करोड़ 19 लाख रुपए होंगे, जो कि काफी होंगे फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए। इवन आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर लें तब भी इनफ होंगे एक फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जीने के लिए। और जब 1000 रुपए पर मंथ से इतना कुछ हो सकता हो तो वाई नॉट। बस देरी है तो आपके मन बनाने की, जो अगर बन जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए और स्टार्ट करिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही। और सिर्फ स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्ट करो ये सिखाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। आप चाहे किधर भी इन्वेस्ट करो, बस इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्फ्लेशन को हराने का यही बस एक रास्ता है। बट ऐसा आप हमेशा रिस्क को समझ के और इन्वेस्टमेंट को सीख के ही करें, जो कि आपको हमारा चैनल भी सिखा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें।